नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात एयर इंडिया की बिक्री को लेकर आ रही अड़चनों की। देश में महाराजा का दर्जा प्राप्त प्रमुख सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री की शुरुआत में ही मुश्किलों का सामना कर रही है। केंद्र सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एयर इंडिया को बेचने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन इसका किसी भी कंपनी से सौदा नहीं हो पा रहा। इंडिगो और जेट एयरवेज के बाद टाटा ग्रुप ने भी इस डील से किनारा कर लिया, पर ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्तांसा और सिंगापुर एयरलाइंस ने एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी जरूर दिखाई है। असल में मौजूदा समय में एयर इंडिया पर कुल 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट लोन है और बाकी वर्किंग कैपिटल लोन और दूसरी लायबिलिटीज। एयर इंडिया की वित्तीय हालत 2007 से ही खराब है और उसका घाटा लगातार बढ़ा है। इससे पहले वर्ष 2007 में एयर इंडिया और घरेलू एयरलाइंस कंपनी इंडियन एयरलाइंस का नेशनल एविएशन कंपनी लिमिटेड में विलय किया गया और इसके बाद दोनों कंपनियों की देनदारी NACIALI पर हुई और वर्ष 2010 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड भी किया गया। लेकिन ये तमाम कदम उठाने के बावजूद एयर इंडिया की माली हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि एयर इंडिया की जो 49% शेयरों की बिक्री है उसको लेकर, जो हिस्सेदारी की बिक्री है उसको लेकर दिक्कत क्या आ रही है, जो हमारे देश की कंपनियां हैं उनका इंटरेस्ट उसमें क्यों नहीं है और आगे की अड़चन दूर कैसे होगी और क्या वो कदम है जिसके जरिए एयर इंडिया वापस मुनाफे का सौदा हो सकता है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। JP कादियान हैं, महासचिव हैं ACU यानी कि यूनियन से, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ देश रतन निगम साहब हैं, RSS विचारक हैं, आपका स्वागत है। जितेंद्र भार्गव, पूर्व कार्यकारी निदेशक एयर इंडिया से, आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर सनत कौल हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत में करना चाहूँगा कादियान साहब आपसे। 49% हिस्सेदारी को बेचने की बात यानी कि विनिवेश की बात सरकार की ओर से की जा रही है। घाटे और लगातार उसकी जो पैकिंग की गई, पैसा पंप किया गया, लेकिन उसके बावजूद हालात नहीं सुधरे। आप लोग लगातार ये दलील देते हैं कि इसको बेचने की बजाय दूसरे विकल्पों पर आगे बढ़ना चाहिए। कैसे बदल सकती है तस्वीर, क्या वो विकल्प आपकी नज़र में है? देखिए, आज सरकार ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। एयर इंडिया को अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि एयर इंडिया की ये पोजीशन क्यों हुई। पहले प्रीवियस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से एयर इंडिया की ये पोजीशन आई। हमारी 2007 में जो डिसीजन हुआ कि एयरक्राफ्ट परचेज का, हम उस टाइम हमारी कंपनी की जो टर्नआउट था 7,000 करोड़ था एयर इंडिया का। एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट इतना परचेज कर लिया गया कि उसकी जो रीपेमेंट का लोन था 6,000 करोड़ रुपया एयर इंडिया को पे करना पड़ा। जिस कंपनी का टर्नओवर 7,000 करोड़ है वो कंपनी कैसे 6,000 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी? आज भी एयर इंडिया 4,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। तो इससे पहले आप देखिए, इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक सेक्टर पे थी और नेबरिंग कंट्रीज के लिए थी। इंडियन एयरलाइंस का ब्रांड नेम था। इंडियन एयरलाइंस का पहले सिस्टेमेटिकली ब्रांड नेम को ख़त्म किया गया, क्योंकि जब तक इंडियन एयरलाइंस मैप, इंडिया के मैप से इंडियन एयरलाइंस का नाम नहीं जाएगा तब तक प्राइवेट सेक्टर ऊपर आ नहीं सकता था। और इसी की वजह से जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियन एयरलाइंस को पहले ख़त्म किया, इंडियन एयरलाइंस के नाम को ख़त्म किया और दोनों को मर्ज किया। ये मर्जर जो किया, बिल्कुल मर्जर की वजह से ही कंपनी की हालत खराब हुई। अगर रूट सिनराइजेशन होता, रूट दोनों इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को एक करना चाहिए था, उसके बाद इन डेप्थ स्टडी करके मर्जर करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने हौच पौच में करके दोनों एयरलाइंस को मर्ज किया और उसी की वजह से हमारी कंपनी की डे बाय डे हालत खराब होती गई। ओके, जितेंद्र भार्गव साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2007 में जो कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसके चलते ये विमानन कंपनी जो देश की सबसे बड़ी और स्वदेशी विमान कंपनी मैं कहूँ, देश की अपनी कंपनी, वो गर्त में जाती हुई नजर आई। बदलाव के लिहाज से एक छोटा सा आंकड़ा है 2017-18 में, जहां पर 11% की बढ़ोतरी हुई, 80% पैसेंजर लोड फैक्टर दर्ज किया गया। क्या आपको लगता है कि रास्ते पर लौटती दिख रही और ऐसे में इसकी हिस्सेदारी को बेचना मुनासिब नहीं है?
इसे उबारा जा सकता है या फिर विकल्प के तौर पर हमें सिर्फ विनिवेश ही एक कदम है? देखिए, काजिम साहब ने बहुत सही कहा कि 2005 के बाद जब हवाई जहाज के ऑर्डर लिए गए या 2007 में मर्जर हुआ, उसका बहुत ही घातक परिणाम एयर इंडिया को भुगतना पड़ा। लेकिन अब हम 10 साल के बाद ये नहीं कह सकते कि 2005 और 7 की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ किया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो एयर इंडिया के ऊपर में प्रॉब्लम आई है वो ये है कि एयर इंडिया इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज हो रहा है। इंटरनेशनल ऑपरेशन में 17% से कम मार्केट शेयर है, डोमेस्टिक में 13% से कम है। तो अगर हम इसको इसी तरह से चलने दें कि सरकारी कंट्रोल में रहेगा, क्या कारण है? सरकारी मिडलिंग होती है, जिस प्रकार से हम लोग चलाते हैं वो ठीक नहीं है। तो अगर हमको इसको सुधारना है, उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट आवश्यक बन जाता है, क्योंकि हमको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए। कई लोगों का यह मानना है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट अब गवर्नमेंट कंट्रोल में भी दे सकते हैं, लेकिन यह बात मानने की हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब एयर इंडिया 1970s 60s में बहुत महान एयरलाइन मानी जाती थी, तब भी गवर्नमेंट एयरलाइन थी, लेकिन उस समय एयर इंडिया के पास जे.आर.डी. टाटा जैसे एक नेता थे। उस समय के पॉलिटिशियन इतनी ज्यादा दखलबाजी नहीं करते थे। लेकिन आज हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक मिनट के लिए सोचिए कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं होता है और इसको नहीं करने। आज से 5 साल के पश्चात एयर इंडिया का मार्केट शेयर 12.7 से 5 या 6-7% रह जाएगा, क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस ने इस समय 900 हवाई जहाज के ऑर्डर दिए हुए हैं, जिनका कि इंडक्शन अगले 5-6 साल में होगा। तो जब एयर इंडिया का मार्केट शेयर 5-6% हो जाएगा तो वो एक इररेलेवेंट एयरलाइन हो जाएगी, उसमें गर्व की जो बात होगी वो हम भूल जाएंगे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि सरकार का जो निर्णय है डिसइन्वेस्टमेंट का, ये आवश्यक है। अगर ये नहीं किया जाता है तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर हमने 2001 में डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो आप एक मिनट के लिए खाली सोचिए कि एयर इंडिया इस समय कितनी महान एयरलाइन होती, और आज की जो प्राइवेट एयरलाइन जो मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं वो कभी नहीं कर पाती, क्योंकि एयर इंडिया एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चला रही होती और कमर्शियल माइंडेड डिसीजंस हो रहे होते, और शायद 2005 और 2007 के जो रॉन्ग डिसीजंस हैं वो भी नहीं हो पाते। आप कह रहे हैं कि सरकारी दखलंदाजी, सरकारी सिस्टम जो था चलाने का, उसकी खामियाजा। तो क्या, मेरा सवाल ये है कौल सर, कि क्या हम जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट है बोर्ड का, उसको न बदल करके सिर्फ इसको हम वापस पटरी पर नहीं ला सकते, या फिर वाकई आपकी भी नजरिया वही जो भार्गव साहब कह रहे हैं कि विनिवेश ही एकमात्र रास्ता है? मुझसे सवाल है ना ये? जी सर। हेलो जी कौन सा, मेरा सवाल आपसे है। हाँ, क्या मैं भी भार्गव साहब से सहमत हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो चला रहा है, जो उनको एडवांटेजेस हैं वो पब्लिक सेक्टर को हिंदुस्तान में नहीं है। पब्लिक सेक्टर जैसे एमिरेट्स है या सिंगापुर में पहली एयरलाइन थी, उनको बहुत एडवांटेजेस थे, उनकी गवर्नमेंट बड़ी पॉजिटिव थी। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ बहुत सारे मसले हैं जो कि पब्लिक सेक्टर नहीं चला सकता। इसलिए अगर अब 2005-2007 के बाद अगर इसको अभी भी चलाना है एज गवर्नमेंट एयरलाइन, तो मेरे हिसाब से वो तो चलेगी नहीं। दूसरी बात ये कहना है कि अभी भी डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार 24% अपना शेयर रखना चाहती है, उसका कोई ख़ास महत्व नहीं है। अगर वो अपना पूरा 100% शेयर बेचे तो शायद ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा लोग आएंगे। तो इन सब को देखते हुए ये लगता है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस ज़्यादा नहीं है। इन्होंने पहले से मार्केट स्टडी नहीं की प्रॉपर्ली कि इसमें क्या क्या लोग इंटरेस्टेड होंगे, कैसे होगा, और इसको पहले स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि एयर इंडिया फिर से वापस आ सकती है जैसे पहले थी 1960 और 70 में। हाँ, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि उसमें सारा तो एडवांटेज एयर इंडिया में ही है। सारे रूट्स उनके पास हैं, हैंगर्स हैं, स्लॉट्स हैं, सभी कुछ है, और प्रॉपर्टीज़ भी हैं इनके पास। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जापान एयरलाइन जो कि $10 बिलियन डेट में थी, उसको कोई 1.5-2 साल के अंदर रिवाइव कर दिया, क्योंकि जापान गवर्नमेंट ने एक बोर्ड अपॉइंट किया, एक ख़ास लोगों को लाए जिससे उसको रिवाइव कर सके। हिंदुस्तान ने भी
वो जो स्टर्लिंग का केस है उसको जो रिवाइव किया है, वो अब कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है। तो यहाँ सर, अगर गवर्नमेंट की विल है कि उसको रिवाइव करना है, जी, सरकार विनिवेश के रास्ते पर आगे बढ़ी, लेकिन अब तक की जो तस्वीर है आज तक की, हमारी तमाम कंपनियां उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रही हैं। तो फिर सवाल है कि विनिवेश होगा कैसे, खरीदेगा कौन? क्या नियम शर्तें ज्यादा कड़ी हैं या फिर कुछ और रीजन है? भाई कंपनी नहीं कर रही, जो कि आप नहीं, आपका जो ऑफर है 24% हम रखेंगे, फिर आपको हम तंग करेंगे, उसके बाद हम इंटरफेयर करेंगे, फिर सीएजी भी आएगा, सब आएगा, उसकी वजह से कौन आना चाहेगा उसमें? निगम साहब, आपकी आप नजर में पूरा डिवोर्स करिए कि आप हमको 100% देंगे, तब शायद कोई कंपनीज आए। आप कह रहे हैं कि जो 24-25% का ब्लॉक सरकार रखना चाहती है, उसके चलते तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो उसमें उस लिक्विडिटी ऑफर उनको नहीं लग रहा है। निगम साहब, क्या वाकई जरूरत है इसे पूरी तरीके से निवेश करने की, 100% तक की जो बात कर रहे हैं, या फिर इसको रखने से और बचाने से हमें फिर फायदा क्या है? देखिए, मैं 100% विनिवेश की तो कभी सपोर्ट करता नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। 49% से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, सरकार को इसको कंट्रोल रखना चाहिए। देखिए, ये एयरलाइन सिर्फ मात्र एयरलाइन नहीं है, राष्ट्र का गौरव भी है, और ये हमारी संप्रभुता की, आकाशीय संप्रभुता जो होती है उसकी भी निशानी है ये। अगर आप इसको देखें, एयर इंडिया ने क्या क्या किया है अभी तक, आपको यमन याद होगा, वहाँ से 1,70,000 आदमियों को, नहीं, यमन से पहले गल्फ वॉर में 1990-91 में 1,70,000 लोगों को वहाँ से निकाला। ये कौन सी प्राइवेट एयरलाइन कर लेगी? वो तो सबसे पहले पैसा मांगेंगे आपसे। और आप उसके अलावा भी देखिए, और जो यमन में इन्होंने किया, फॉरेन नेशनल्स को भी बचाया। उससे पहले इन्होंने और भी, जिसको कहते हैं, एक और था आपका ऑपरेशन सुकून था जो लिबिया में किया। तो क्या ये कर पाएंगे? तो ये हमेशा नफ़े नुकसान की ही बात नहीं है, ये राष्ट्र के गौरव की है, संप्रभुता की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपदाएं होती हैं जहाँ पर युद्ध होते हैं, जहाँ पर एयर इंडिया ने अपना काम किया है। तो मोहन भागवत जी ने ऐसे ही नहीं बोला है, बहुत सोच समझ के बोला है कि विनिवेश करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% तो करना ही नहीं चाहिए। हमारी राष्ट्रीय एयरलाइन है ये। और दूसरा ये है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं राष्ट्र को, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। हमेशा नफ़ा नुकसान ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से उसको पंप किया गया पैसा, 22,000 करोड़, उसके बाद, और जो आज एक्सपर्ट पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अगर आप 100% नहीं बेचते हैं तो उसे खरीदेगा कौन? तो फिर आप कैसे उससे बाहर निकलेंगे? देखिए, इसमें आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। नहीं खरीदते है कोई, तो आपके पास क्या चारा है? फिर आप 100% तो नहीं दे सकते। आपका नेशनल कैरियर, जर्मनी का भी एग्जाम्पल है, वहाँ 29% तक मैक्सिमम गया था। तो देयरफॉर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 100% तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। सरकार को अपना कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन प्रोफेशनली इसको मैनेज करना पड़ेगा। किसी, जैसे मोहन भागवत जी ने बोला कि कोई भारतीय संस्था, प्रोफेशनल संस्था को इसको संभालने के लिए दे दिया जाए, जिससे कि वो प्रोफेशनली काम करें। ये सरकारी बाबुओं के बस की बात नहीं है, और ये प्रोफेशनल लोगों को मैनेज करने दिया जाए, और ओवरऑल सुपरविजन जो होता है वो सरकार रखे, वो इंटरफियर ना करे इनके डे टू डे काम में। भार्गव साहब, अगर मैं प्रोफेशनल अप्रोच की बात करूं और मैनेजमेंट की बात करूं, मैं बार बार उसको इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमने देखा था कि स्पाइस जेट जैसी कंपनी, जिसकी कि 21% हिस्सेदारी थी, 10% गिरकर पहुंची, मैनेजमेंट चेंज हुआ, टीम चेंज हुई, और वो वापस मुनाफे पर उड़ान भर रही है। क्या हम उस सिस्टम को फॉलो करते हुए इसे नहीं अपना सकते हैं, या वहां पर खामी क्या है अगर हम एयर इंडिया को उस फॉर्मूले पर लाना चाहते हैं? देखिए, जब तक सरकार के पास एयर इंडिया का कंट्रोल होगा और हमारे पॉलिटिशियन समझेंगे कि उनकी एयरलाइन है, क्योंकि वो राष्ट्र लोगों के प्रतिनिधि होते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, तो एयर इंडिया को नहीं सुधारा जा सकता। आप पिछले 4 साल को देख लीजिए या पिछले 15 साल को देख लीजिएगा, एक IAS अधिकारी जिसको कि कुछ एविएशन का ज्ञान नहीं होता है, उसको उसका प्रमुख बना दिया जाता है। उसको 3 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसको बीच में ही छोड़ दिया जाता है। एयर इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर में ऐसे ऐसे लोगों को डालते हैं जिन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई है। एयर इंडिया की वर्क प्रैक्टिसेस जो 1970, कादियान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, 1970-80 के जो एग्रीमेंट है मैनेजमेंट यूनियन के, उनको लागू किया जाता है। वर्क प्रैक्टिसेस को निरंतर बदलना होता है। हम एक कॉम्पिटिटिव फेज में जा चुके हैं। यह कहना कि ये राष्ट्रीय गौरव है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। यह कहना कि एयर इंडिया ने बहुत बढ़िया सर्विस देश के लिए की है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा। लेकिन भविष्य क्या है? क्या हम भविष्य को नजरअंदाज कर दें पास को देखते हुए? तो भविष्य यही है
कि एयर इंडिया को एक अपने पैरों पर एक अच्छी एयरलाइन बनना होगा। इसके लिए क्या आवश्यक है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्या सरकार प्रोफेशनल मैनेजमेंट दे सकती है? नहीं दे सकती। अगर देनी होती तो पिछले 10 साल में दे दी होती, वो नहीं दे पाए हैं। बोर्ड का है, मिनिस्टर्स हैं। आपको अगर खाली अंदाजा दूं मैं इस बात के अंदर में कि मैंने अपने 21 साल के अंदर 14 मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी सरकार मैनेजमेंट बदलती है। उनको यह राय नहीं था कि एयर इंडिया को एक रोबस्ट एयरलाइन बनाया जाए। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस का दबदबा होता था एक समय पे, तो वो समझते थे कि अगर एयर इंडिया को वीक कर दिया जाए तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब कारण से एयर इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा गिर गया है, मनोबल गिर गया है। एयर इंडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए सरकार के ऊपर, इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। तो इस समय अगर सब चीज को आप देखें, मद्देनजर रखेंगे, तो केवल एक सॉल्यूशन रह गया है, एयर इंडिया का जल्दी से जल्दी प्रोफेशनलाइजेशन करना। प्रोफेशनलाइजेशन कैसे होगा? डिसइन्वेस्टमेंट द्वारा। जब सरकार के पास में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं हो और कुछ भी कोई इंसेंटिव ना हो। और प्रोफेशनलाइजेशन तभी आएगा जब कोई प्राइवेट एयरलाइन कमर्शियली माइंडेड डिसीजन से इस एयरलाइन को चलाएगा। जी, मैं डिसइन्वेस्टमेंट पे कुछ हद तक तो मैं मानता हूं, लेकिन 100% पे मैं नहीं मानता। प्रोफेशनल लोग आएंगे, प्रोफेशनल प्राइवेट इन्वेस्ट करेगा उसमें, और वो 49% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, किसी बाहर की एजेंसी जो प्रोफेशनल हो, जिसको एयरलाइंस की फील्ड का एक्सपीरियंस हो, उनको दिया जाए इसको मैनेज करने के लिए, और मिनिमम कंट्रोल हो, ओवरऑल सुपरविजन कह रहा हूं जो। लेकिन जो प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग है वो जो बाहर की जो एजेंसी है जिसको मैनेज करने के लिए दिया जाएगा वो करे, जिससे कि कम से कम सरकार का उस पर कंट्रोल रहे। कादन साहब, क्या वाकई अप्रोच जो है और जो फिलहाल नियम और शर्तें सरकार की ओर से हैं, क्योंकि सरकार शायद चाहती है कि जो कर्मचारी हैं उनका हित भी बचा रहे, देश की गौरव जो है उसके साथ जुड़ा रहे, 49% की विंडो खोली जा रही है, लेकिन अब तक का अनुभव ये कह रहा है कि अगर आप 100% नहीं खोलते हैं तो ये कदम उतना प्रभावी नहीं होगा या खरीदार नहीं आएंगे। देखिए, निगम साहब ने बोला हमारे देश को नेशनल कैरियर की रिक्वायरमेंट है। एयर इंडिया जो है वो नेशनल कैरियर है। सिर्फ एयर इंडिया प्रॉफिट और लॉस में नहीं, हम एयर इंडिया जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी काम करती है, और बिल्कुल एयर इंडिया अच्छे तरीके से चल सकती है। लास्ट 2 इयर्स में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैं, इस साल में 11% रेवेन्यू है। आज की जो एडवर्स कंडीशंस हैं, एडवर्स कंडीशंस होने के बावजूद आज एयर इंडिया ने हर 80% लोड फैक्टर है। जिस एयरलाइंस का, कुछ मेरे साथी लोग जो पैनल के लोग अभी बोलते हैं कि लोड फैक्टर 80%, जिस एयरलाइंस का लोड फैक्टर है, एयर इंडिया के बारे में मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि एयर इंडिया का नाम बदनाम करो, जिससे कि इसको बेचने में आसानी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल एयर इंडिया अच्छे तरीके से चल सकती है। एज ए एयर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन, लार्जेस्ट यूनियन है हम, और सर 2 बातें, क्या बिना हिस्सेदारी बेचे इसे मुनाफे में लाया जा सकता बिल्कुल है? चल सकती है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चलेगी एयर इंडिया में, कोई कमी नहीं है। एयर इंडिया में आज की डेट में 22,000 करोड़ का लोन है, 30,000 करोड़ है। हमारी गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट थी? सिर्फ हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हम डेट कोई बात नहीं है, 50% लोन, मेरा जो लोन का 4,000 करोड़ एनुअली जो जा रहा है आज की डेट में, अगर गवर्नमेंट उसमें 50% रिबेट कर दे तो एयर इंडिया को 2,000 करोड़ एनुअली प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होगा। आज की स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी हालात हैं। और बिल्कुल डिसइन्वेस्टमेंट होना नहीं चाहिए। इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, हम एम्प्लॉइज ने इस कंपनी के लिए बहुत किया है और हम तैयार हैं आउट ऑफ द वे जाके 2007 से लेके हमारे सेटलमेंट्स नहीं हुए हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट किया कि भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जब सुधरेगी तब हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक के नाम से वर्कर्स को दिया जाता था, वो बंद किया हमने। उसमें एज ए यूनियन कोऑपरेट किया क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी ऊपर आए। चलिए, आपने जो सुझाव दिया सनत कौल सर, जिस तरीके की शर्तें हैं और जो अभी तक बाउंड्री है 49% की, सरकार उससे आगे नहीं बढ़ना चाहती, और आप कह रहे हैं कि 100% के बिना कोई खरीदार आने को तैयार नहीं है, तो क्या फिर उसके जो दूसरे विकल्प है उसकी तरफ बढ़ने की जरूरत है, जिसका जिक्र कादियान साहब कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो नेशनल एयरलाइन का कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा है कि उस नेशनल एयरलाइन ने बहुत रेस्क्यू किया है। 1947
1947 में जब कश्मीर ऑपरेशन हुआ, सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सारी प्राइवेट एयरलाइन, तब कोई सब प्राइवेट एयरलाइंस थी, उस जमाने में कोई नेशनल एयरलाइन नहीं थी, उन सबको कहा और सबसे बड़ा ऑपरेशन वर्ल्ड में हुआ लिफ्टिंग ऑफ ट्रूप्स टू श्रीनगर, और बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। तो ये कहना कि खाली नेशनल एयरलाइन कर सकती है, ये गलत बात है। नेशनल एयरलाइन भी पैसा लेती है जो करती है, इसलिए ये कहना कि ये अपने दम से करती है, ये भी ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब क्राइसिस आ गई है, बहुत ज़्यादा लोन हो गया है, ये कहना कि हम लोग ठीक कर देंगे और सब अच्छा हो जाएगा, ये एक विजुअल थिंकिंग है, इसमें कोई ज़्यादा मुझे लगता नहीं है दम है। इसका मैनेजमेंट चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भार्गव साहब से सहमत हूँ उस मामले में। 2001 में जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तब सारी यूनियंस एक साथ थी कि प्राइवेटाइजेशन करो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन्होंने चेंज किया है अपना व्यू, जब वो उस ज़माने में कहते थे कि प्राइवेटाइजेशन से ही एयर इंडिया ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो। तो अब जो यूनियंस का ये कहना है कि एक तो कह रहे हैं कि भाई 49% तो एफडीआई है, एफडीआई की लिमिट 49% है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ऑफ एन एयरलाइन। तो अब 100% की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें 100% विद इन दी फ्रेमवर्क की होनी चाहिए और इसको प्राइवेट कर दें। जब से सारी प्राइवेट एयरलाइंस आ गई हैं तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, एक सरकारी एयरलाइन को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा कहना है। ओके भार्गव सर, एक आखिरी कमेंट आपका। जिस तरीके की इस वक्त सरकार ने विंडो खोली है और जो 49% और 24% का ब्रैकेट है, उसमें खरीदार क्या आते दिख रहे हैं और क्या वाकई वो सीरियस हैं? देखिए, दो चीज़। एक तो कादियान साहब ने कहा कि अगर सरकार डेट का 50% रिबेट देती है तो एयर इंडिया का मुनाफा 2000 करोड़ हो जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है। वो एक यूनियन नेता है, हो सकता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कुछ बता रहे हैं। दुनिया की जो बड़ी बड़ी एयरलाइन है वो 2000 करोड़ प्रॉफिट नहीं बनाती है। इंडिगो हमसे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक में मार्केट शेयर लेके बैठी, वो नहीं बनाती है। दूसरा चीज़ जो है कि ये जो सरकार है वो उसको खाली एक चीज देखनी है कि एयर इंडिया के पास में बहुत सारे एसेट्स हैं। ये भी बात सही है कि बहुत सारे एसेट्स को मॉर्टगेज किया गया है लोन्स के लिए, लेकिन एयर इंडिया की जो क्षमता होती है, चाहे हम स्लॉट्स बोलते हैं, चाहे यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल मार्केट शेयर है 17% का, पार्किंग स्पेसेस हैं, इंजीनियरिंग बेसेस हैं, ग्राउंड हैंडलिंग रेवेन्यू है, इस सबको जो है मोनिटाइज करना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा मोनिटाइज की जाए। मैं अभी लैंड एसेट की बात नहीं कर रहा क्योंकि सरकार ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जो एयर इंडिया के ऐसे एसेट्स हैं जहां पे कि लोग उंगली उठा सकते हैं, उनको एक स्टॉक होल्डिंग कंपनी के अधीन डाल दिया गया है और केवल एयरलाइन को डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फर्स्ट बेस के अंदर में। तो अगर एयर इंडिया एक अच्छी एयरलाइन के नाम से दुनिया में मानी जाएगी तो स्वाभाविक है एयर इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ेगा, एयर इंडिया की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। इसीलिए सरकार ने कहा है कि हम 24% इक्विटी को इस समय अपने पास रखेंगे कि जब 3 साल के बाद एयर इंडिया की लिस्टिंग होती है तो हम उस पर मुनाफा बनाया जा सके। मेरे को नहीं मालूम कि क्यों लोगों को इस चीज के ऊपर आपत्ति है। सरकार बहुत विचार विमर्श करके सोच समझ के डिसीजन ले रही है विद इन द पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम अपोज तो कर सकते हैं लेकिन अकाउंटेबल नहीं होंगे। अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है कि वो एयर इंडिया को डूबने ना दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि एयर इंडिया की हालत आज ऐसी क्यों है और विनिवेश क्या एकमात्र रास्ता है या फिर दूसरी इसकी वजहें क्या हैं और सरकार ने जो कदम उठाया है वो कितना मजबूत है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।